पार्ट नंबर 22 नॉवल निर्वाण की तलाश। पेशकश मीरे कारवां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आ जाओ, मैंने खैमों के बाएं से बढ़ते हुए कहा और सरदारे मेरे पीछे पीछे चल पड़ा। मैंने ज़्यादा फासला तय नहीं किया। खैमों की एक दीवार के अक्कब में रुक कर मैंने सरदारे को इशारा किया और सरदारे ने लौसिया को ज़मीन पर डाल दिया और फिर वो मेरी शक्ल देखने लगा। शायद वो अंदाज़ा लगा रहा था कि ये दौरे की कौन सी किस्म है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या सोच रहे हो सरदारे? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। सोच नहीं, समझ रहा हूँ उस्ताद, सरदारे ने गहरी सांस लेकर कहा। क्या समझे? सच्ची बात है, अक्ल साथ नहीं दे रही, सरदारे ने गर्दन हिलाते हुए कहा। अक्ल की कोई बात नहीं, बस मैंने सोचा खैमों में रात गुजारने से क्या फ़ायदा, क्यों ना खुले आसमान के नीचे जाए पनाह बनाई जाए। मैंने जवाब दिया। खूब 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 उस्ताद, अच्छा ही हुआ। सरदारे ठंडी सांस लेकर बोला। वैसे तुम भी सो चुके थे? किसी हद तक उस्ताद, मगर ये एडी कहाँ मर गई? क्या उसने हम दोनों का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है? सरदारे ने कहा। लेकिन इससे कबल के मैं कोई जवाब देता फिजा स्टीन गन की आवाज़ से गूंज उठी। मैं और सरदारे उछल पड़े। गुर्बत जवार में फैली हुई रोशनियों के साए में हमने चंद अफराद को देखा जो हमारे खैमों के इर्द गिर्द थे। खैमों पर बाहर ही कोई गोलियां बरसाई जा रही थीं। स्टीन गन के अलावा पिस्तौल भी इस्तेमाल हो रहे थे। शायद बाहर वाले कोई रिस्क लिए बगैर अंदर मौजूद लोगों को छलनी कर देना चाहते थे। उन्होंने तीनों खैमों में जालियां बना दी और फिर शायद दस्ती बम भी इस्तेमाल किए गए। चारों तरफ हाहाकार मच गई थी। खैमों में आग लग गई थी और फिर हमलावर फरार हो गए। सरदारे पत्थर के बुत की मानिंद खड़ा था और मेरे होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल गई। वैसे इस वक्त की कैफियत कुछ कुदरती ही थी। अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया था और फौरन ही मैंने इस पर अमल कर डाला। खैमे धड़ाधड़ जल रहे थे और कुर्बत जवार के लोग आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गए थे, लेकिन हम इत्मीनान से जले हुए खैमों को देख रहे थे। उस्ताद, बिलाखिर सरदारे ने मेरे शाने पर हाथ रखते हुए कहा। अगर हम इन खैमों में होते तो क्या होता? रोस्ट, मैंने सुकून से जवाब दिया। पता किसे चला उस्ताद? किस बात का? इसी का कि थोड़ी देर के बाद ये सब कुछ होने वाला है। कुछ पुरस्कार कुव्वतें मेरे कब्जे में हैं, उन्होंने इतला दे दी थी। नहीं, संजीदगी से उस्ताद, मैं वाकई हैरान हूँ। तुम्हारे ख्याल में क्या जरिया हो सकता है सरदारे? मेरी अकल काम नहीं कर रही उस्ताद। औरत का कुर्ब अकल छीन लेता है। अगर तुम्हारी तरह मेरी आओश में भी कोई होती तो शायद मैं इस मामले पर गौर भी ना करता। तन्हाई थी, नींद नहीं आ रही थी, चनाचा अकल ने काम शुरू कर दिया। मैंने उन लोगों के बारे में सोचा जिन्हें हम झील पर छोड़ आए थे और फिर ये खतरा जहन में आ गया। लेकिन अगर देर हो जाती तो मारे जाते। सच है उस्ताद, औरत अक्ल दानिश छीन लेती है। सरदारे ने गर्दन हिलाई। सोचने की बात अब दूसरी है सरदारे। क्या उस्ताद? बेस्किसन हमारा इतना बड़ा दुश्मन है, दिन की रोशनी में क्या किया जाएगा? क्यों ना हम भी रात ही में काम शुरू कर दें उस्ताद? जल्दबाजी मुनासिब नहीं होगी। हम यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते। पहले पोजीशन मालूम की जाए, इसके बाद काम शुरू किया जाए। बेस्किन खासी जानदार है, मालूम होता है काम करने का ये अंदाज मामूली नहीं है। ये भी ठीक है उस्ताद, मगर हाँ, मगर क्या? कुछ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ प्रोग्राम क्या है अब? वही सोच रहा हूँ, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। दिन की रोशनी में वो हमें आसानी से तलाश कर सकते हैं। ये भी पता नहीं यहाँ जैक्सन की हैसियत क्या है और कितने आदमी उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है उस्ताद, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। मेरे जहन में एक और ख्याल है। क्या? क्यों ना हम कैंपिंग से निकल चलें, शहर में क़याम करें, फिर तैयारियाँ करके उनसे निपटें। यही मुनासिब है सरदारे, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। मैं सोच रहा था कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बिलावजह 30 माह खानी नुकसानदा भी हो सकती है। तब फिर सोचना क्या उस्ताद? चलो, सरदारे ने कहा। इसका क्या करोगे? मैंने लौसिया की तरफ इशारा किया। पड़ा रहने दो, सुबह को खुद होश में आ जाएगी, सरदारे ने लापरवाही से कहा और आगे बढ़ गया। कहाँ शहजादे, कहाँ? मैंने उससे शाने पर पकड़कर रोकते हुए कहा। क्यों, कहाँ जा रहे हो? गाड़ी ले आऊं? सरदारे ने बोला। रहने दो रहने दो, मैंने उसे
चकारते हुए कहा, तुम्हारे जहन पर अभी तक औरत का खुमार मौजूद है? मैं नहीं समझा उस्ताद। समझने की कोशिश करो, लैंड रोवर भी इनकी निगाह में होगी और वो भी हमारे फरार के इम्कान से गाफिल ना होंगे। मैंने सरदारे की पुश्त लहराते हुए कहा। ओ, सरदारे की आंखों में खजालत के आसार नजर आए। औरत की बात नहीं है उस्ताद, मामला जहानत का है। सरदारे जैसे लोग सोबीता तबाह नहीं करते, सरदारे जैसे लोग हालात पर हुक्मरानी नहीं करते। उसने कहा, इसके लिए तुम्हें तुम्हारे जैसे दिमाग की ज़रूरत होती है, मगर अब चलेंगे कैसे? पैदल। हम इस इलाके से नावाकिफ हैं, रोशनियाँ रहनुमाई करेंगी, आओ। मैंने कहा और सरदारे गर्दन झटकने लगा। वो गहरी सोच का आदी था और शायद इतनी कीमती गाड़ी और सामान छोड़ने पर उसे दुख हो रहा था, लेकिन मुझे इन मामूली चीज़ों की क्या परवाह हो सकती थी। मैं लापरवाही से चल पड़ा। सरदारे भी मेरे पीछे आ रहा था। हम दोनों ने कैंपिंग के बाएं किनारे का रुख किया और नशे में डूबे हुए आवारागर्दों की मानी लड़खड़ाते हुए चलने लगे। गो हम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हमारी रफ्तार बहुत तेज़ थी और इस तरह हम कैंपिंग से बाहर निकल आए। शहर की रोशनियां मुआवन थी। शहर की तरफ रुख करके हम चल पड़े। अब देखना ये था कि पैदल चलना कब तक मुकद्दर था। सरदारे भी हम मेरे साथ घिसट रहा था। हम थकान के से बेनियाज चल रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि हम दोनों ने ये तवील खामोशी उकताहट पैदा कर रही है। चुनांचे मैंने सरदारे को मुखातिब किया। सरदारे। उस्ताद, सरदारे ने मुस्तैदी से बोला। किस सोच में डूबा हुआ है यार? कुछ नहीं उस्ताद, रब दी सो कोई गल नहीं है। सरदारे खुश दिली से बोला। बोर मत होना यार, अपना काम भी ऐसा है, ऐशो आराम भी है और सहरा नूरदी भी। यही तो ज़िंदगी है उस्ताद, तुम्हारे काम का कोई जवाब नहीं। इसमें फितरत पर जमूद नहीं है। ऐसी रवा दवा ज़िंदगी बहुत कम खुश नसीबों को हासिल होती है। बहुत आगे बढ़ गया सरदारे। क्यों उस्ताद? हमारी ज़िंदगी रवा दवा ज़रूर है, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं जितनी खेत में हल चलाने वालों की होती है। मुझे तुम्हारी इस बात से इख्तलाफ है उस्ताद, सरदारे ने संजीदगी से कहा। हमने खेत में हल चलाने की कोशिश नहीं की और इन रास्तों पर निकल आए। जो काम हमने नहीं किया उसके बारे में क्यों सोचें? किस्मत ने जब हमारे लिए एक रास्ते का इंतखाब कर दिया है तो बार बार दूसरे रास्तों का जिक्र क्यों करें? जो कुछ हम नहीं कर सके उसे भूल जाना चाहिए उस्ताद, और जो कुछ कर रहे हैं उसे मुखलिस रहना चाहिए। ठीक ही कह रहे हो सरदारे। गंदी नाली के कीड़े बहरहाल नाली ही के एक सुराख में घुस जाते हैं और इसे गोशा आफियत समझते हैं। सरदारे ने कोई जवाब नहीं दिया और मैं सोचने लगा कि इस किस्म की गुफ्तगू तबीयत में मज़ीद इस महलाल पैदा करेगी। बिला वजह बेचारे सरदारे को भी बोर करने से क्या फ़ायदा। चुनाचा मैंने फ़ौरन मौजू बदल दिया। मेरा ख्याल है शहर ज़्यादा दूर नहीं है सरदारे। हाँ उस्ताद, लेकिन होटल कैंपिंग के फ़ौरन बाद ही ना होगा। सरदारे ने कहा। क्या वक्त हो गया? 4:30 बजे हैं। क्या टैक्सियाँ नहीं चल रही होंगी? मेरे ख्याल में चल रही होंगी, सरदारे ने जवाब दिया। तब आओ हम किसी मुनासिब जगह रुक कर टैक्सी तलाश करें। वो शायद पेट्रोल पंप है उस्ताद। सरदारे ने एक तरफ इशारा किया जहाँ एक खूबसूरत न्यून साइन में एक तेल कंपनी का नाम जगमगा रहा था। शायद, आओ इसी तरफ चलेंगे, मैंने कहा और हम दोनों ने रफ्तार तेज़ कर दी। दूर से ही पता चल गया कि वो पेट्रोल पंप है और हमारी रफ्तार और तेज़ हो गई। थोड़ी देर के बाद हम पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। पेट्रोल पंप के सामने अटेंडेंट ने कहा, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है शायद? नहीं, वो पेट्रोल ख़त्म हो गया। कोई बात नहीं है, हमारे पास प्लास्टिक पैकिंग मौजूद है, आप पेट्रोल ले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 गैलन। आप इसे इस्तेमाल करके गाड़ी यहाँ ले आएँ, इसके बाद जितना पेट्रोल ज़रूरत हो ले जाएं। पूरी बात तो सुन लो भाई, मैंने उसे रोकते हुए कहा। यस सर। हमारी गाड़ी एक गहरे गड्ढे में गिरकर बिल्कुल तबाह हो गई है और अब हमें शहर पहुँचने के लिए किसी टैक्सी की ज़रूरत है। ओह, कैसे हैं आप लोग? अव्वल तो इतनी रात में ड्राइविंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, और फिर ड्राइविंग करनी ही थी तो इस कदर पीने की क्या ज़रूरत थी? मुझे उन लोगों पर सख्त चिढ़ है जो बहुत ज़्यादा पी कर ड्राइविंग करते हैं। मेरे भाई, हम दोनों में से किसी ने नहीं पी रखी। मुँह सूंघ लो और कसम ले लो, लेकिन टैक्सी अभी मिल जाएगी, कोई ना कोई आती होगी। लेकिन फिर तुम ये बताओ कि आखिर। उस्ताद, अचानक सरदारे ने मेरा शानादा बोझ लिया। क्या हुआ? उसके इस अंदाज से मैं चौंक पड़ा। वो देखो, सरदारे बोला और मैं उसके इशारे की सिम देखने लगा। कॉफ़ी की बन लगी हुई थी और यकीनन सरदारे इसी तरफ इशारा कर रहा था। वो कॉफ़ी है? मैंने पूछा। हाँ, क्यों? अटेंडेंट ने ताज्जुब से पूछा। गालिबन पी जाती है, मैंने बेबसी से कहा।
ارے تم نے کافی نہیں پی کبھی؟ اٹینڈنٹ حیرت سے بولا۔ ہرگز نہیں، مگر آج پینا چاہتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، انتہائی حیرت ہے، ٹھہرو میں لاتا ہوں، اس نے کہا اور مشین کی طرف بڑھتے ہوئے۔ تب سردارے نے گہری سانس لی۔ یہ آدمی ہے یا بولنے کی مشین؟ اتنی دیر میں کتنے سارے الزامات لگا ڈالے اس نے ہمارے اوپر۔ یہاں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی سردارے، اس قسم کے کیسز بیچارے کے پاس آتے رہتے ہوں گے۔ بہرحال شکر کرو کہ ہمیں یہاں ٹیکسی مل جائے گی، پورا دن آرام کرتے ہوئے گزاریں گے، خدا کرے، سردارے نے گہری سانس لے کر کہا۔ پیٹرول پمپ کا ملازم کافی کے 3 مگ لے کر آ گیا۔ اس نے 2 مگ ہمارے سامنے کیا اور ایک خود تھام لیا، اور پھر وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا، بہرحال مجھے افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ حادثہ پیش آیا۔ ارے ہاں، تم لوگوں کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ اور گاڑی تباہ ہو گئی؟ ہاں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اوفو بھائی، اس کے بریک فیل ہو گئے تھے اور وہ ڈھلان پر تھی۔ ہم نے اس کے امکانی حد تک سست کرنے کی رفتار کوشش کی، لیکن اس سے چھلانگیں لگا دی۔ اوہ، تو میرے سارے اندازے غلط تھے۔ بہرحال مجھے افسوس ہے۔ وقت کی بات یہ ہے کہ ہم برن میں اجنبی ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ وینس سے۔ آہا، پانیوں کے شہر سے۔ بڑی خوبصورت جگہ ہے، مگر تمہارے ساتھ پیش آتے ہی حادثہ۔ میں ایک بار پھر اظہار افسوس کرتا ہوں۔ ہم ایک بار پھر تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر یہ تو بتاؤ کہ برن میں ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ رقم ہے جیب میں؟ ہاں، کلاش نہیں ہے۔ معاف کرنا، دراصل تمہارا لباس آوارہ گردوں سا ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ اگر رقم ہے تو میرا خیال ہے راک گلے میں قیام کرو، خوابوں کی جنت کی طرح ہے۔ راک گلے؟ ہاں، مارگ گالے پر ہے، ٹیکسی ڈرائیور تمہیں پہنچا دے گا۔ مگر ٹیکسی؟ میں نے کہا۔ تم کافی پیو، میں ٹیلی فونوں کر کے بلوا دیتا ہوں، اس نے کہا اور اپنا مگ لیے ہوئے اندر چلا گیا۔ ونڈرفل، کام کا آدمی ثابت ہوا، سردارے نے شانے ہلاتے ہوئے کہا۔ کافی بھی عمدہ ہے، میں نے مگ کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے کہا اور پھر مگ ایک طرف رکھ دیا۔ اٹینڈنٹ فون کر کے واپس آ گیا اور اس نے ہمیں خوشخبری سنائی، ٹیکسی ابھی 5 منٹ میں پہنچ رہی ہے، چل پڑی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ تمہارا دوست، اور ہاں یہ رکھ لو، میں نے ایک نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سنو مسٹر، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر مجھے نہ ملے، ٹپ میں ضرور لیتا ہوں، لیکن اس کی کوئی وجہ بھی تو ہو، اس نے کہا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، رکھ لو دوست، میں نے کہا۔ رہی کافی کی بات تو میں نے خود تمہارے ساتھ پی ہے، اور میزبان بن کر پی ہے، کیا تمہیں غریب آدمی کے مہمان بننا پسند نہیں کرتے؟ اوہ یہ بات نہیں ہے دوست، کیا نام ہے تمہارا؟ ڈپ کوپ، یاد رکھو گے؟ یقیناً، بے حد با اخلاق انسان ہو، میں نے کہا اور اس نے شکریہ ادا کیا۔ پھر ہمیں دور سے ٹیکسی آتی نظر آئی اور چند لمحات کے بعد وہ ہمارے قریب پہنچ گئی۔ اچھا دوست، اجازت، خوش قسمتی کی دعا کے ساتھ، ڈپ کوپ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ ٹیکسی سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ مارگ کالے، میں نے ڈپ کوپ کی بتائی ہوئی جگہ کا نام بتا دیا۔ کسی ہوٹل میں جناب؟ ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا۔ ہاں گیلے۔ یس سر، اس نے گردن ہلا دی اور ٹیکسی برق رفتاری سے چلتی رہی۔ اعلیٰ درجے کی کار تھی جو شفاف سڑکوں پر پھسل رہی تھی۔ ہم دونوں خاموشی سے سڑک کے دونوں سمت پھیلتی ہوئی روشنی کو دیکھ رہے تھے۔ صبح تیزی سے نمودار ہو رہی تھی۔ راہ گلے بلا شبہ ایک خوبصورت ہوٹل تھا۔ لمبی لیکن کم اونچی سڑکوں اور سیڑھیوں پر کھڑے دربان نے جلدی سے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولا اور ہم نیچے اتر گئے۔ دربان کو شاید ہمارے سامان کی تلاش تھی۔ چند منٹ کے بعد ضروری کارروائیاں سے گزر کر ہم کمرے میں پہنچ گئے۔ بے حد خوبصورت کمرہ تھا۔ ٹیلی ویژن، ٹیلی فون اور دوسری ضروریات سے تعیشات کی ضرورت سے آراستہ تھا۔ نرم بستر لے کر سردارے مچل گیا۔ اب تو جوتے اتارنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا استاد، سردارے نے کہا۔ اتار دے بھائی، ویسے ہی ہم ننگوں کی طرح ہوٹل میں داخل ہوئے ہیں۔ جہاں کے لوگ اعتماد کرنے کے عادی ہیں، اپنا وطن ہوتا تو پہلے جیبوں کی تلاشی لی جاتی، اس کے بعد شجرہ نصب پوچھا جاتا اور مال پہلے رکھوا لیا جاتا، میں نے کہا۔ ہاں، اپنے زیادہ احترام کرتے ہیں، سردارے نے کہا۔ یہ بات نہیں ہے سردارے، قصور ان کا بھی نہیں۔ کیا تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے؟ اس وقت کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے استاد، سوائے سونے کے، مجھے معاف کرنا۔ سردار نے انتہائی بے تکے انداز میں جوتے اتارے اور بستر میں گھس کر خوبصورت اور نرم کمبل میں منہ چھپا لیا۔ مجھے اس کی جلد بازی پر ہنسی آ گئی۔ بہرحال نیند سے میرا بھی برا حال تھا، چنانچہ میں نے صرف اتنا کیا کہ جوتے وغیرہ اطمینان سے اتارے اور پھر کوٹ اتار کر بستر پر لیٹ گیا۔ آنکھیں تھیں کہ ایک دوسرے سے چپکی جا رہی تھی۔ بہرحال سونے میں ذرا سی دیر بھی تو نہیں لگی تھی۔ اس کے بعد کوئی ہوش نہیں رہا، کمرے کا دروازہ تک بند نہیں کیا، اور شاید یہ اچھا ہی ہوا تھا۔
ورنہ خواہ ہماری نیند خراب ہوتی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ ہوٹل والے ہماری زندگی کے بارے میں ہی تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ پہلے میری ہی آنکھ کھلی، تھوڑی دیر تک تو کچھ یاد نہیں آیا کہ کہاں ہوں۔ کمرے کا اجنبی ماحول، بدلی فضا ذہن میں خوب زور دیا، یہاں تک کہ سر دکھنے لگا۔ تب یاد آیا کہ برن کے راگ گلے میں ہوں۔ دوسرے بستر پر سرداری کو دیکھا اوندھا سو رہا تھا اور ابھی تک بے خبر تھا۔ تب گھڑی دیکھی، 7 بج رہے تھے۔ کیا مطلب؟ کیا گھڑی بند ہو گئی؟ میں نے گھڑی کو کان سے لگایا، بھلا آٹومیٹک گھڑی بھی بند ہو سکتی ہے؟ لیکن ابھی 7:30 ہی بجے ہیں، ہم سوئے کس وقت تھے؟ کوئی اندازہ نہیں، زیادہ سے زیادہ 5:30 یا 6 بجے ہوں گے۔ اور میں بستر سے اتر آیا۔ بائیں سمت والی کھڑکی تھی جس پر ایک انتہائی نفیس پلاسٹک کرٹین پڑا ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 22 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ 23 پہ سماعت فرمائیے۔